हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है हमारे इस शैक्षणिक चैनल पे। और आज हमारे इस YouTube वीडियो में आपके लिए हम लेकर के आए हैं करियर मार्गदर्शन एक परिचय। तो बच्चों, आज यहाँ पर जो हम चर्चा करेंगे ना, हम बात करेंगे कि 10th क्लास के बाद, आफ्टर क्लास 10th, क्या क्या किया जा सकता है। 10th क्लास के बाद आपके पास में करियर ऑप्शन क्या है, ठीक है ना। मतलब भविष्य के कौन कौन से मार्ग हैं जो आप क्लास 10th के बाद आपके सामने आते हैं। बच्चों, हम आज इस पर बड़ी डिटेल पर चर्चा करेंगे कि 10वीं क्लास अर्थात 10th क्लास के बाद, जिसको पहले इंटर भी कहा जाता था, तो इसके बाद हम सॉरी इंटर नहीं, इसको मैट्रिक कहते थे शायद पहले के जमाने में, या मैं गलत भी हो सकता हूँ, कोई बात नहीं इसमें। तो 10th क्लास मेनली जो है, उसके बाद हमें करना क्या है, कौन कौन से हमारे सामने करियर ऑप्शन हो सकते हैं। तो आइए डिटेल पर चर्चा करेंगे, और आप जो है इस वीडियो को पूरा पूरा देखिए, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप बाद में उसको कमेंट बॉक्स में लिखिए। यदि कोई डाउट रह जाता है तो हम इसको सॉल्व करेंगे। बच्चों, ये जो हमारा वीडियो है ना, ये आप समझ लीजिए कि 10th क्लास की कड़ी का आफ्टर 10th क्लास करियर ऑप्शन के लिए ये लेक्चर नंबर 1 है। और ऐसे और वीडियो आप लोग चाहेंगे तो मैं लेकर के आऊंगा, और ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर करूंगा, अपनी नॉलेज बढ़ाऊंगा, और फिर उस नॉलेज से आप लोगों को मैं फ़ायदा देने की कोशिश करूंगा। तो स्टार्ट करते हैं करियर मार्गदर्शन एक परिचय। तो जो बच्चे अपने 10th पास हो चुके हैं, मैं बता दूं, उनके सामने 3 रास्ते हैं, है ना। तो 3 प्रकार के, कक्षा 10वीं के बाद उपलब्ध करियर विकल्पों में 3 प्रकार की जानकारी शामिल की गई है। मतलब आपके सामने 3 रास्ते हैं। देखिए, आपने 10th कर ली है तो आपके सामने 3 रास्ते हैं, और ये रास्ते जो हैं, ये आपकी नीड के अकॉर्डिंगली, यानी आपकी जरूरत के हिसाब से डिपेंड करते हैं। तो 10वीं के बाद आपके सामने 3 रास्ते हैं। नंबर 1, जल्दी से जल्द आपको क्या करना है, प्रशिक्षण लेना है। ओके, पहली चीज क्या लेना है आपको, प्रशिक्षण। प्रशिक्षण क्यों लेना है? प्रशिक्षण को इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों ट्रेनिंग। तो ट्रेनिंग लेनी है आपको। ट्रेनिंग लेकर के आप क्या करेंगे, जॉब करेंगे। तो आपको ट्रेनिंग लेने के लिए एक कोर्स करना पड़ेगा, है ना। और कौन सा प्रशिक्षण बच्चों? व्यवसाय करने का प्रशिक्षण, इसलिए इसको बोलते हैं व्यवसायिक प्रशिक्षण। तो 10वीं के बाद आपको कोई व्यावसायिक प्रशिक्षण ले लेना है, और ले करके आप अपने जॉब की शुरुआत कर सकते हैं। वो जॉब या तो गवर्नमेंट में हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब, सरकारी नौकरी, या आप खुद का भी काम, जिसको बोलते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड यानी कि खुद का स्वरोजगार भी आप चालू कर सकते हैं, ठीक है ना। एक तो पहली चीज तो ये है। पहली चीज मैंने बात कर दी है, क्या? प्रशिक्षण लेकर के आगे की जॉब की तैयारी। तो बच्चों, ये जो समय होता है ना, मतलब 10th क्लास के बाद आपको ऐसा काम करने के लिए 2 से लेके 3 साल आपको लगाने पड़ेंगे। तो ये 2 से लेके 3 साल आपके किसके हैं बेटा? ये आपके ट्रेनिंग के हैं, ये प्रशिक्षण लेने का समय है। और 2 से लेके 3 साल के बाद आप जॉब करने योग्य बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए आज आप 16 साल के हैं, है ना। तो 16 साल के हैं तो 2 साल जोड़ दीजिए, तो मतलब 18वें साल में जब आप वयस्क हो जाएंगे पूरे तरीके से, तो 18वें साल में आपके अंदर इतने स्किल स्किल यानी योग्यता आ जाएगी कि आप कोई काम कर सकें, है ना, कोई काम कर सके। तो अब सवाल आपके सामने आता होगा, सर कौन सा प्रशिक्षण होता है, कौन देता है वो प्रशिक्षण, हम कैसे अप्लाई करें, हम कहाँ अप्लाई करें सर, है ना। जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कहते हैं सर मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता, अब तो मुझे काम चाहिए है, मुझे तो काम करना है सर, मुझे काम बताओ, बहुत हो गई पढ़ाई लिखाई, ठीक है ना, मुझे तो आप सर ट्रेनिंग दिला के काम कराओ। तो ऐसे भी चीजें हैं। दूसरा, क्या बिना किसी प्रशिक्षण के 10वीं के बाद सीधे सीधे कोई नौकरी ज्वाइन की जा सकती है? जी हाँ। तो सीधे सीधे करियर आपको मिलेगा 10th के बाद। ओके, 10th के बाद सीधे सीधे मतलब कि आप सीधे सीधे जॉब में आ जाइए, आप सीधे सीधे जॉब में आ जाइए 10th क्लास के बाद। तीसरा, आप आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं, इस पर भी हम बहुत चर्चा करेंगे, है ना। हम आगे की पढ़ाई भी जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं, मैं तीसरा पॉइंट सबसे पहले आपके लिए उठाता हूं, आगे की पढ़ाई जारी रखने की बात मैं तीसरे पॉइंट पे पहले डिस्कस करूंगा, क्योंकि ये ज्यादातर हमारे जो आसपास के बच्चे हैं, जो हमारे जो सराउंडिंग के बच्चे हैं ना, वो लोग 10th के बाद कोई प्रशिक्षण नहीं लेना चाहते हैं, 10th के बाद जॉब नहीं करना चाहते हैं। सब लोग कहते हैं सर अभी 10th हुई है, 10th के बाद सर हमें सब्जेक्ट लेना है, फिर 11th करेंगे, और फिर 12th करेंगे, उसके बाद सोचेंगे।
ठीक है, आपको 10th के बाद 11th 12th करना है ना, आपको हायर सेकेंडरी स्कूल कंटिन्यू करना है, उच्च माध्यमिक शिक्षा आपको लेनी है, तो इसके लिए आपको भी विषय का चयन करना पड़ेगा। और विषय का चयन बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको किस प्रकार के विषय का चयन करना है। मैं आपको सारी चीजें बहुत डिटेल में, जितनी मेरे पास जानकारी है उतनी जानकारी से, उतनी गहराई से मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करूंगा। क्या लिखा हुआ है यहाँ? अध्ययन दर्शाते हैं कि उच्च शिक्षा पूरी करने के बाद भी करियर विकल्पों का चयन करने से भविष्य में आर्थिक समृद्धि और आगे बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं। देखिए, आप कहेंगे, एक बहुत अच्छी लाइन यहाँ पर लिखी हुई है। देखिए, कहा गया है कि यहाँ पर कि आखिर ये बताइए कि यहाँ पे भी आप डायरेक्टली आप ट्रेनिंग कर रहे हो तो आपको जॉब मिल जाएगी, मतलब आपकी 2 साल के बाद आपको जॉब मिल जाएगी। पहले ट्रेनिंग है और फिर उसके बाद में क्या है, जॉब है, पहले ऑप्शन में। दूसरे ऑप्शन में तो डायरेक्ट जॉब है। तो आप में से कुछ बच्चे कहेंगे, सर ये तीसरा ऑप्शन क्यों है, ये पढ़ाई आगे क्यों करवा रहे हो आप? क्योंकि एटलीस्ट हम लोग का सबका टारगेट है कोई ना कोई काम करना, कोई ना कोई जॉब करना, तो आखिर ये हम पढ़ाई क्यों कर रहे हैं? है ना, आपके भी मन में आ रहा होगा कि सर 10वीं के बाद इसमें 2 साल की ट्रेनिंग कर लो फिर जॉब कर लो, ये तो सर सीधे सीधे जॉब मिल रही है, इसमें आप कुछ बताने वाले हो, तो सर फिर आगे पढ़ाई करने की जरूरत क्या है? देखो बेटा, आगे पढ़ाई करने की जरूरत ये है, इसमें लिखा हुआ है अध्ययन दर्शाते हैं, मतलब बेटा एक देखा गया है, एक आइडिया किया गया है कि हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा अगर आप करोगे तो उच्च शिक्षा के बाद आपके सामने नंबर 1, अभी आपके पास यहाँ पे लिमिटेड काम होगा, आपके पास लिमिटेड नंबर ऑफ जॉब होंगी अभी 10th बेसिस पे। बट यदि आप हाई स्टडी कर लोगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस डेवलप हो जाएंगे। पहली चीज तो ये है कि आपके साथ काफी सारे ऑप्शन डेवलप हो जाएंगे। एंड अगली चीज क्या लिखी गई है? आर्थिक समृद्धि। जी हाँ, आर्थिक समृद्धि। देखो बेटा, 10th क्लास करा हुआ ना बच्चा, जैसे 10th क्लास करा हुआ कोई बच्चा है, वो आप कहो कि क्या वो इंजीनियर, मतलब कहना चाहिए, क्या बोलना चाहिए उसे, सीनियर इंजीनियर बन सकता है? क्या वो रेलवे में डीआरएम की पोजीशन पे जा सकता है? क्या वो बैंक में बैंक का मैनेजर बन सकता है? नो बेटा, 10th क्लास की क्वालिफिकेशन इतनी ज्यादा भी नहीं है कि आप बहुत बड़े 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 काम कर पाओ। आप काम कर पाओगे, आप सर्विसेज दे पाओगे, मगर इतनी उच्च लेवल की सर्विस नहीं दे पाओगे। अगर आपको हाई स्केल पे जाना है, आपको आर्थिक समृद्धि बहुत ज्यादा चाहिए है और आगे बहुत सीमाएं आपकी बहुत ज्यादा हैं, तो फिर आपको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखनी चाहिए। बट आपके यहाँ ये है कि बहुत प्रॉब्लम है, बिल्कुल पढ़ाई करने का माहौल नहीं है या पैसों की समस्या है, तो फिर आप इस ऑप्शन में पहले नंबर और दूसरे नंबर ऑप्शन में जा सकते हैं। बट यदि आपके पास कोई समस्या नहीं है तो आपको जो है ना, बिल्कुल बिल्कुल 100% को 10वीं के बाद आगे पढ़ाई कर लेना चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि 10वीं के बाद आपके पास में लिमिटेड ऑप्शन है, आपको कुछ ही चीजें मिलेंगी 10th के बाद कि ये काम है 4-5, इन्हीं में आपको अप्लाई करना है, ये कर सकते हो। मगर बेटा जब आप 12th कर लोगे, 10th के बाद क्या करते हैं? 10th के बाद आदमी 12th करता है, 12th के बाद फिर क्या होती है? डिग्री होती है, जिसको ग्रेजुएशन बोलते हैं, है ना, स्नातक, फिर परा स्नातक। तो बेटा जैसे जैसे आपकी योग्यता बढ़ती जाएगी, आपके पास विकल्प खुलते जाएंगे और साथ ही साथ आर्थिक समृद्धि के भी रास्ते, यानी कि आर्थिक समृद्धि मतलब कि जैसे अभी 10th बेस की नौकरियों में आपको पैसे कम मिलेंगे, मगर जब आप ज्यादा पढ़ाई कर लेंगे तो भारत में जो नौकरियां हैं हायर क्लासेस में, उसमें ज्यादा मिलेंगी, है ना। 10th क्लास के अकॉर्डिंगली नौकरियों में पैसा कम है, मगर जो बाकी आप डिग्रीज कर लोगे, बाकी सारी योग्यता ले आओगे, तो आपको ज्यादा भी पैसे वाली नौकरियां ऑफर की जाएंगी और ज्यादा आपके आगे बढ़ने का चांस है। तो चलिए सबसे पहले मैं पहला टॉपिक डिस्कस करता हूं कि 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई कौन सी की जाए। तो सबसे पहला टॉपिक इसमें आता है विषय का चयन, तो इस पर बात करते हैं। चलिए, तो ये देखिए, ये आपके सामने 10वीं के बाद आगे की पढ़ाई के अवसर को लेकर के आपके सामने एक पीडीएफ यहाँ पर दिया गया है कि आगे की पढ़ाई के अवसर क्या हो सकते हैं। तो 10वीं के बाद आपको कौन कौन सी स्ट्रीम लेनी है, स्ट्रीम मतलब कि शाखा, है ना, कौन कौन सी ब्रांचेस आप ले सकते हैं। तो सबसे पहला बेटा जो आइडिया है ब्रांच लेने का कि 10वीं के बाद क्या लेना है, तो उसमें सबसे पहली चीज आपकी होनी चाहिए इंटरेस्ट, है ना, कि आपका मन क्या कह रहा है। तो सबसे पहली चीज होनी चाहिए इंटरेस्ट, ठीक ना, यानी कि आपकी पसंद क्या है। इंटरेस्ट मतलब आपकी पसंद क्या है। पता चले कि आपको आर्ट्स पढ़ना है,
आप आर्ट्स लेना चाहते हैं, आर्ट्स मतलब क्या है, आर्ट्स को हिंदी में कला बोलते हैं, मगर इसमें मेनली आपको जो सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं वो सामाजिक विज्ञान यानी एसएसटी के सब्जेक्ट, सोशल साइंस स्टडीज आपको पढ़नी पड़ती है, जिसमें हिस्ट्री होती है, जिसमें पॉलिटिकल साइंस होती है ना, जिसमें कहीं कहीं पर ज्योग्राफी भी हो सकती है साथ में। तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये जो सब्जेक्ट होते हैं, अगर आपको इनको पढ़ने में बहुत मजा आता है ना, जैसे आपने पढ़ा होगा महात्मा गांधी का आंदोलन पढ़ लिया, या आपने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई पढ़ लिया, आपको अगर बहुत टेस्ट आता है पढ़ने में, इसका मतलब आपको आर्ट्स से आगे बढ़ना चाहिए। तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि कुछ ब्रांचेस दी गई हैं, जैसे कला, कला यानी कि आर्ट्स है। कॉमर्स आप जानते ही, कॉमर्स ही बोलते हैं। साइंस में दो ग्रुप हो जाते हैं, एक हो जाता है बायो, एक हो जाता है मैथ, है ना, एक बायो हो जाता है और एक क्या हो जाता है, मैथ। तो उसे साइंस ग्रुप ही बोला जाता है। बायो वाले भी साइंस में आते हैं, मैथ वाले भी साइंस में आते हैं। फिर एग्रीकल्चर है और होम साइंस है, गृह विज्ञान, और अन्य भी होते हैं, आजकल बहुत सारी शाखाएं हो गई हैं, ठीक है ना। तो क्या लिखा है, अपनी रुचि और करियर विकल्प। देखो यार, एक बात तो हो गई रुचि की, अपना इंटरेस्ट है, एक बात है अपना इंटरेस्ट है कि मेरे को ये पढ़ने में मजा आता है। साथ ही साथ बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो दूसरी लाइन, करियर ऑप्शन, करियर के विकल्प। अरे भाई, आपने तैयारी ले तो लिया सब्जेक्ट, बट ये बताइए कि उसमें आपको कोई जॉब अच्छी मिलेगी आगे कि नहीं मिलेगी। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ले तो लिया, आपकी पसंद तो है। जैसे कि आपने आर्ट्स से पढ़ाई कर ली, आपने आर्ट्स से 12th कर लिया, बट आप मुझे बताओ कि आर्ट्स से 12th करने के बाद आपके सामने और क्या रास्ते हैं। फिर आर्ट्स से 12th करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हो, आपको आर्ट सब्जेक्ट किस में मदद करेगा। आप कहेंगे सर यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी, बिल्कुल सही बात है। आप यूपीएससी के लिए पहले आपको कॉलेज जाना पड़ेगा, कॉलेज के साथ आपको यूपीएससी की तैयारी करनी पड़ेगी। और क्या है, अब और जो है एग्जाम, जैसे यूपीएससी की तैयारी हो गई, अब यूपीएससी में आपको पता होना चाहिए कि यूपीएससी में केवल आर्ट्स नहीं आता है, अकेले आर्ट्स नहीं है। यूपीएससी में आई थिंक 12 या 14 जितने सब्जेक्ट होते हैं, 12 या 14 सब्जेक्ट होते हैं, उनमें से एक आर्ट है। ओके, उसमें से एक हिंदी भी है, उसमें से एक इंग्लिश भी है, ठीक है ना, उसमें से एक सोशियोलॉजी भी है। तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए कि आप कर रहे हो, उसके बाद आपको करना क्या है। तो लो भाई साहब, आपने आर्ट्स से तैयारी करी, हल्ला हो गया कि आर्ट्स वाले यूपीएससी देते हैं, बहुत अच्छी होती है, और वहां जाके पता चल गया इंग्लिश लेना पड़ा, इंग्लिश पढ़ना पड़ा, और इंग्लिश में आपका डब्बा गोल है, तो बहुत दिक्कत होने वाली है ना। जैसे कहे आर्ट्स है, सर आर्ट्स करेंगे 12th से, उसके बाद बैंक की तैयारी करेंगे, सर उसके बाद हम रेलवे की तैयारी करेंगे, सर उसके बाद मैं फौज में जाने की तैयारी करूंगा, है ना, एसएससी की तैयारी करेंगे, एसएससी की तैयारी करेंगे, सर उसके बाद हम पीएससी की तैयारी करेंगे। अरे बेटा, तो आपको पता है कि बैंक में क्या आती है, बहुत अच्छे तगड़े लेवल की मैथ्स आती है। रेलवे में क्या आती है बेटा, मैथ्स आती है। एसएससी में क्या आती है, मैथ्स आती है। पीएससी में क्या आती है, रीजनिंग आती है। तो इसका मतलब आपने मैथ छोड़ करके आर्ट साइड में गए थे, और बाद में आपको फिर से मैथ से भिड़ना पड़ रहा है। और आपकी जब तक मैथ नहीं होगी, तब तक आपका आर्ट सब, तब तक आपके ये एग्जाम नहीं निकलने वाले हैं। जब तक आपके मैथ नहीं होगी, तब तक आपके बैंक के एग्जाम, रेलवे के एग्जाम, एसएससी के एग्जाम, पीएससी के एग्जाम अच्छी नहीं होगी, मैथ तो नहीं निकलने वाले हैं। मतलब आप समझ रहे हैं मेरी बात को। आर्ट्स ले रहे हैं, बट आर्ट्स लेने के पहले सवाल करिए कि आपको आगे करना क्या है, जिससे आपकी उस पढ़ाई का उपयोग हो सके, है ना। तो कॉमर्स ले रहे हैं, तो कॉमर्स लेने वाले भी ध्यान रखें कि मैं कॉमर्स ले रहा हूं, ले रही हूं, तो मेरा कॉमर्स से मुझे करना क्या है। तो जो कॉमर्स लेने वाले बच्चे हैं, कॉमर्स लेने वाले बच्चे जो हैं, उनको बाद में किसकी तैयारी करने को होती है। चलिए कॉमर्स का मैं एक अलग से आपको टॉपिक बता देता हूं यहाँ पे। तो देखिए, कॉमर्स की मैं बात कर रहा हूं। अब जैसे जो बच्चे कॉमर्स ले रहे हैं, 11th क्लास में आके कॉमर्स ले रहे हो, 11th 12th में आप कॉमर्स करोगे, इसके बाद आप पास आउट होकर के निकलोगे, तो अब आपके सामने कौन कौन से रास्ते मिलते हैं। देखिए, कॉमर्स लेने वाले बच्चे अगर जो यहाँ पर अपने ही शहर में रहते हैं, उनके लिए सबसे सरल ऑप्शन होता है कि भाई साहब वो बीकॉम की डिग्री कर लें। ये 3 साल की डिग्री हुआ करती है,
ठीक है ना। ये 3 साल की डिग्री होती है, इसको बीकॉम की डिग्री कर लें। देन उसके बाद आता है बेटा एक ऑप्शन कि आप बीबीए कर लें, बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये कर लें। कुछ लोगों के पास आंसर आता है कि वो सीए की तैयारी कर लें। तो सीए की तैयारी के लिए एक परीक्षा होती है जिसका नाम है सीपीटी, कंबाइंड कॉमन प्रोफिशिएंसी टेस्ट, सीपीटी होती है। कुछ लोग सीएस यानी कि कंपनी सेक्रेटरी की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये जानकारी उनको होनी चाहिए कि ये एग्जाम कैसे देने पड़ते हैं, ठीक है ना। अब बी कॉम करना तो है, मगर बी कॉम अच्छी कैसे होगी? बी कॉम अच्छी होने के लिए आपको अच्छा कॉलेज चाहिए है, और अच्छे कॉलेज के लेने के लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा सीयूईटी का, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। बेटा ये सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी के लिए एक टेस्ट होता है 12th क्लास के बाद में, और इसकी वजह से आपको फिर सबसे अच्छे कॉलेज मिलते हैं, ठीक है ना। तो बी कॉम जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं वो ध्यान रखें कि हमें क्या लेना चाहिए। अब जैसे जो लोग कॉमर्स ले रहे हैं और वो लोग बीबीए, सीए या सीएस की तैयारी कर रहे हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगा कि वो लोग कॉमर्स के साथ एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रखें, मैथ्स। तो कॉमर्स प्लस मैथ्स बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, ठीक है ना। जो लोग बीबीए, सीए और सीएस की, इवन बी कॉम की भी तैयारी अगर वो दिल्ली वगैरह के अच्छे कॉलेजेस से कर रहे हैं, दिल्ली के कॉलेजेस अच्छे हैं, तो मैं कहूंगा कि अकेले कॉमर्स ना लें, कॉमर्स के साथ क्या ले लें, आप मैथ्स ले लें, तो आपको फायदा मिलेगा, कॉमर्स प्लस मैथ्स, ठीक है ना। तो देखा आपने मैंने किस किस हेडिंग पे बात करी, यहाँ पर मैंने आपके सामने यहाँ पर बात कर ली है, आर्ट्स पर बात कर ली, कॉमर्स पर बात कर ली। साइंस की मैं बात करता हूं। देखिए साइंस में दो ग्रुप आते हैं, एक मैथ ग्रुप है, एक बायो ग्रुप है। साइंस में दो ग्रुप आते हैं बेटा, एक मैथ ग्रुप है, एक बायो ग्रुप है, ठीक है। तो सवाल आता है कि सर साइंस में मैथ ग्रुप से 11th और 12th करने के बाद क्या फायदा है, और बायो ग्रुप से करने के बाद क्या फायदा है, 11th और 12th, ठीक है। तो मैं ये कहूंगा देखिए कि अगर आप बायो ग्रुप से अगर 11th 12th कर रहे हैं, तो आपके सामने सबसे पहला करियर जो ऑप्शन आता है वो आता है डॉक्टर बनने का, जो कि बहुत कठिन है। ओके, डॉक्टर बनने का ऑप्शन आपके पास पहले आता है। तो डॉक्टर के लिए आपको एमबीबीएस या बीएएमएस या बीडीएस ये कोर्सेस होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं। इसके लिए आपको नीट की परीक्षा देनी पड़ती है, तब आप सिलेक्ट होते हैं, रैंक आती है, तब आप डॉक्टर बनते हैं। देन इसके बाद आपके पास में और विकल्प आते हैं, जैसे आप लैब टेक्नीशियन बन सकते हैं, जो लैब वगैरह खून वगैरह टेस्ट होती है। लैब टेक्नीशियन बनने के लिए कुछ कोर्सेस होते हैं, बीएमएलटी, डीएमएलटी, ओके, डीएमएलटी, है ना। नर्स बनने के लिए कुछ कोर्सेस होते हैं, नर्स के लिए, ओके। लैब टेक्नीशियन होगा, लैब नर्स हो गए, इसको बेटा पैरामेडिकल स्टाफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पैरामेडिकल स्टाफ, स्टाफ, ठीक है ना। मतलब इस जो हॉस्पिटल में मदद वगैरह करते हैं ना डॉक्टर्स की, तो ये होते हैं, ठीक है ना। और लैब में चेक करते हैं, ठीक है ना। तो इनके लिए बस मान के चलो बेटा मेडिकल क्षेत्र खुला हुआ है। और एक क्षेत्र और है जिसको बोलते हैं बेटा बायोटेक्नोलॉजी, ये भी जा सकते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, इसमें टेस्ट वगैरह होते हैं। एंड और कौन सा होता है बेटा इसमें? और होता है बेटा फार्मेसी, दवाई बनाने वाली, जो दवाई बनाने वाले के जो विभाग होते हैं ना, उसमें भी बायो के बच्चे जा सकते हैं। मगर बस इसके बाद यहाँ पे लिमिट हो जाती है, मतलब इसके बाद आपके पास ज्यादा डिपार्टमेंट खुले हुए नहीं है, आपको इन्हीं में से चुनाव करना पड़ेगा। और आप जानते हैं कि डॉक्टरी में सबका हो पाना पॉसिबल नहीं है, तो ये लिमिटेड है, आपके पास में इतने कोर्सेस हैं, इन्हीं में से आपको बायो में से लेना पड़ेगा। या यदि कुछ भी नहीं तो फिर आप लोग क्या करते हैं, बीएससी करते हैं बायोलॉजी से, है ना। बायो के बच्चे क्या करते हैं, प्लेन बीएससी किया करते हैं, बैचलर इन साइंस की डिग्री किया करते हैं। अच्छा, अब मैं मैथ्स में आपको बता दूं बेटा, आप ये जान लीजिए कि मैथ्स में केवल डॉक्टर को छोड़ करके एक ऐसा कोई चीज नहीं है जो आप नहीं बन सकते हो, सब कुछ बन सकते हो, ठीक है ना। अगर आप मैथ से हैं तो आप फार्मेसी भी कर सकते हैं, फार्मेसी का कोर्स भी कर सकते हैं, ठीक ना। मैथ्स में फार्मेसी अलाउड है, ठीक है ना, मैथ्स वालों को। और इवन बता दूं मैं आपको कि फार्मेसी में मैथ्स भी है सिलेबस में, शुरू के कुछ साल आपको मैथ पढ़ाई जाती है फार्मेसी में। तो फार्मेसी कर सकते हैं, मतलब दवाई बनाने वाली कंपनी में जा सकते हैं आप। और मैथ्स वाले क्या करते हैं बच्चों, मैथ्स वाले बैंक में बड़े आराम से जाते हैं, क्योंकि बैंक में मैथ्स पूछी जाती है। मैथ्स वाले बच्चों रेलवे में बहुत आराम से जाते हैं, रेलवे में भी मैथ्स पूछा जाता है। बेटा इंडियन पोस्टल सर्विस में भी मैथ पूछा जाता है, आर्मी के एग्जाम्स में भी बच्चों मैथ्स पूछा जाता है।
मतलब मेरी समझ में बहुत मुश्किल से एक दो एग्जाम शायद हो तो हो, बहुत कम ऐसे एग्जाम है जिसमें मैथ वाले अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट जहां जो आर्ट वाला अप्लाई कर सकता है, आर्ट वाले जो बंदे अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स वाले जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, ओके, और अदर सब्जेक्ट वाले जो लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो मैथ वाला बंदा भी, लड़का या लड़की, अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मैथ वालों के लिए पूरी छूट है। बट आपने कभी ऐसा नहीं सुना होगा कि आर्ट वाला बच्चा इंजीनियर बन जाए। नो, मतलब आप आर्ट वाला बच्चा जो है, आर्ट वाले बच्चे की नौकरी जो है मैथ वाला उठा सकता है। जैसे आर्ट वाले ने तैयारी करी, बोले यूपीएससी की, और यूपीएससी में किसका सिलेक्शन हो गया? मैथ वाले का, क्योंकि मैथ वाले का रास्ता खुला हुआ है। बट मैथ वाले की जॉब को आर्ट वाला ऑप्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर मैथ वाले ने इंजीनियरिंग कर रखी है, आर्ट से इंजीनियरिंग होती ही नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो इसका मतलब आपके लिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा जो लाइंस है, सबसे ज्यादा जो करियर स्कोप है बच्चों, वो मैथ में है। हाँ, थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है, मगर सबसे ज्यादा जो करियर विकल्प है बेटा, वो मैथ साइंस में है, मैथ की ब्रांच में है ना। एक बायो भी होता है, एक मैथ भी होता है, मगर मैथ में बहुत ज्यादा विकल्प है। ये मान लीजिए कि मैथ के पास 90% अपॉर्चुनिटी यानी कि चुनौतियां हैं, और इन बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के पास 10%। साफ साफ बात बोल रहा हूं कि मैथ के पास 90% ऑप्शंस हैं, और बाकी जितने बचे हैं सब्जेक्ट, आर्ट्स हो गया, कॉमर्स हो गया, होम साइंस हो गया, गृह विज्ञान हो गया, इन सब के पास कितना बचता है बेटा? केवल 10%। एक तरीके से ये बात प्रैक्टिकली आपको लोग मना करेंगे कि भाई अरे ऐसे कुछ नहीं है, ऐसा नहीं है बिल्कुल कि मैथ्स वालों का ही बिल्कुल जॉब मिलता है, बहुत सारे इंजीनियर्स हैं वो लोग जॉबलेस हुए हैं। हाँ, हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं, मगर तब भी उन जॉबलेस में भी, उन जॉब लेस के बाद जो लोग जॉब पाए हैं, आप उनसे पूछिए वो किस सब्जेक्ट से हैं, वो मैथ से हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको मैथ्स के मिलेंगे, हर विभाग में क्वालिफाई करने वाले, हर स्ट्रीम में क्वालिफाई करने वाले। तो आप इस तरीके से अपने सब्जेक्ट का चयन करें अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, और अपने खासकर करियर ऑप्शन के हिसाब से कि आगे चल के किसकी डिमांड है, किसकी मांग है। चलिए आप आगे चलते हैं। सबसे पहले मैंने बताया कि हम लोग 3 टॉपिक पर मेन डिस्कस करेंगे, और हमने सबसे पहले तीसरा उठाया कि आगे की पढ़ाई जारी रखने का क्या क्या रास्ते हैं। अब हम आते हैं पहले टॉपिक पे। बच्चों पहला टॉपिक है कि 10वीं के बाद कोई ट्रेनिंग लेकर के करियर की शुरुआत की जाए। मगर मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे बच्चे यहाँ पे इंटरेस्टेड है, सर 10वीं के बाद नहीं, आप तो बताओ 10वीं के बाद हमको कौन सी जॉब मिल सकती है? 10वीं के बाद डायरेक्टली अफसर हमें काम करना है, तो फिर हम क्या करें? तो आइए देखते हैं कि अगर आपके पास 10th में बहुत अच्छा रिजल्ट है, तो आप 10वीं के बाद क्या क्या कर सकते हैं। तो ये रहा आपका 10वीं के बाद कुछ जॉब्स हैं, बेहतरीन जॉब है, अच्छी जॉब है, आप ये कर सकते हैं। देखिए 10th क्लास के बाद सीधे करियर, मतलब 10वीं आपने क्वालिफाई की, एग्जाम दीजिए, जा करके एग्जाम दिया, रिजल्ट आया, और अगले दिन से एग्जाम का रिजल्ट आया, और फिर अगले दिन तो नहीं कहना चाहिए, इतनी जल्दी तो जॉब नहीं लगती है, फिर आपकी कुछ ही दिनों बाद आपको जॉब मिल जाएगी। आइए साहब जॉब करिए, आपका ऑफिस आपका इंतजार कर रहा है। तो वो कौन कौन से हैं भाई साहब, देखिए अब। तो कर्मचारी चयन आयोग बेटा, एसएससी, यहां से क्या होते हैं बेटा? कर्मचारी सिलेक्ट किए जाते हैं। कर्मचारी चयन आयोग में बेटा एक नौकरी होती है एमटीएस, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग स्टाफ। समझ गए बच्चों? ये जो नौकरी है ना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, मतलब केंद्रीय सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है। सीजी का मतलब छत्तीसगढ़ मत समझ लेना, ये केंद्र सरकार की नौकरी है। ओके, 10th क्लास के बाद आपको ये नौकरी मिलेगी, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ। देखिए इसमें योग्यता है 10वीं पास, बट बेटा इसमें एज होती है 18 साल से लेके 25 साल। मतलब यदि आपने 18 ईयर, आपको 18 ईयर कम से कम 18 साल का होना चाहिए इसका पेपर भरने के लिए, तभी आप इसका फॉर्म भर पाएंगे। अच्छा, इसमें पूछा क्या जाता है बेटा? इसमें पूछा जाता है बेटा जनरल एप्टीट्यूड, सामान्य बुद्धिमत्ता। समझ गया ना? जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड में मतलब बेटा रीजनिंग टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ओके, एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, संख्यात्मक योग्यता, मतलब बेटा उल्लू क्यों बनाया जाए, सीधे सीधे मैथ है ये। क्या है? सीधे सीधे मैथ। तो मैथ पूछा जाएगा, और आपको जनरल नॉलेज पूछा जाएगा। देख लिए क्या क्या पूछा गया? जनरल इंटेलिजेंस पूछी गई आपसे, रीजनिंग पूछी गई है, और आपसे मैथ पूछी गई है।
ओके, एंड जनरल नॉलेज, जीके का पेपर होता है, 4 सब्जेक्ट हो, और साथ में कंप्यूटर भी, कंप्यूटर आधारित टेस्ट, मतलब ये टेस्ट आपको ऑनलाइन कंप्यूटर पे देना पड़ेगा, और इसमें कंप्यूटर के भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि ये इसमें कंप्यूटर पे ही काम करना पड़ता है ज्यादातर। इसमें जॉब में जो नौकरी मिलती है उसमें क्या काम करना पड़ता है कि वो कंप्यूटर पे काम करना पड़ता है। देखिए लिखा कार्य भूमिका, सरकारी विभागों में गैर तकनीकी और लिपिकीय कार्य, लिपिकीय मतलब कंप्यूटर में बैठ के टाइपिंग करने वाला जो काम होता है ना, वो इसमें मिला करता है। मतलब आपको ऑफिस में बैठना है, आपको कंप्यूटर मिलेगा, उस पर आपको मेंटेन करना है डेटा वगैरह। तो ये देखिए जो आपको है, ये जॉब आपको क्लास 10th के बाद मिल सकती है। इसके लिए बट आपका 18 साल का होना जरूरी है। तो यदि आप 18 साल के नहीं है तो थोड़ा वेट कर लीजिए, और 18वें साल होने पर आपके पास में जॉब का एप्लीकेशन फॉर्म आप भर सकते हैं। एसएससी एमटीएस के नाम से ये जॉब खुलेगी, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं, अगली जॉब है भारतीय तटरक्षक। बेटा इंडियन कोस्ट गार्ड बोलते हैं इसको, नाविक घरेलू शाखा, मतलब बेटा सेलर है ये, नाव चलाने वाले सेलर, ठीक है ना, नाविक। अभी बेटा नाव तटरक्षक का मतलब ये नहीं है कि आपने वो सोच लिया कि आपको वो एक बड़ी सी नाव दी जाएगी और आप चप्पू चलाएंगे यहाँ पे, और आप समुद्र में चप्पू चलाते रहेंगे, ये बेटा वो वाली नाव नहीं है। इसमें मालूम आपको शिप होता है, शिप बड़े बड़े जहाज होते हैं, और उन जहाज में आपको निगरानी के लिए अपॉइंट किया जाएगा। जहाजों में आप देश की सीमा की रक्षा करेंगे, जैसे गुजरात के समुद्र हैं, है ना, उड़ीसा का समुद्र है, वहां पर आपकी अपॉइंटमेंट होगी, वहां पर आपकी नौकरी लगेगी। इसमें 10वीं पास योग्यता है। ओके, आपका काम क्या है, आपकी एज क्या है, 18 से लेके 22 साल। देखो ये बहुत एज कम लगती है, जितनी सेना की नौकरियां हैं बेटा, याद रखना इनमें ज्यादा एज नहीं मांगी जाती है ना। और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट की जो नौकरी होती है वो बहुत ही कम एज में आप में उसका सिलेक्शन होना पड़ता है। वो आपसे आपका बिल्कुल अच्छा वाला टाइम मांग रहे होते हैं, जिसमें आप बिल्कुल यंग होते हैं। तो इसलिए ये देखिए यहाँ पे 18 साल से लेके 22 साल, मतलब आपके पास 4 साल ही है इस नौकरी को पकड़ने के। अगला, चयन प्रक्रिया बेटा कैसे होती है, इसमें रिटन टेस्ट होता है बेटा, लिखित परीक्षा, और आपका शरीर भी मतलब फिजिकल भी टेस्ट होगा कि आप भैया नौकरी करने लायक हो कि नहीं हो। साथ में आपका मेडिकल टेस्ट होगा कि कोई बीमारी वगैरह तो नहीं है। अच्छा, करना क्या आपको इस जॉब में, क्या करोगे उड़ीसा में पोस्टेड होकर के, बेटा आप समुद्री सुरक्षा करोगे। समुद्र के जो तट है, जो भारत की समुद्री सीमाएं हैं, वहां पर आपकी तैनाती कराई जाएगी और आपको रक्षा के कार्य में लगाया जाएगा। ये इसकी वेबसाइट है, आप ज्यादा जानकारी के लिए ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड .cdac.in, इस पर आप बात कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बचाव कार्य बेटा, मान लो कभी कहीं आपदा आ गई, तूफान वगैरह आ गया, तो आप लोग को बचाव कार्य में, रिलीफ में लगाया जा सकता है। ये हो गई भारतीय सेना। ये देखिए जनरल ड्यूटी, इसमें बेटा कम से कम आपके 45% होने चाहिए। बेटा सीधी सीधी बात है, मैं कहूंगा इसको सिपाही, ठीक है ना। जो भारत के जवान, जो सेना है, जो मोर्चे पर लड़ाई करते हैं, जो गोलियां चलाते हैं, उसके लिए बेटा ये निकलती है ये परीक्षा, ठीक है ना। जनरल ड्यूटी बोलते हैं बेटा इसको, जीडी के नाम से जाना जाता है। तो जो लोग सेना में जाने की इच्छा रखते हैं तो वो लोग इसमें जा सकते हैं। 10वीं पास, उम्र कितनी है, 17.5 से लेके 21 वर्ष, लगभग 17, 18, 19, 20, 21, लगभग 4.5 साल का समय आपके पास में है। 3.5, 4.5 साल का समय आपके पास में है। तो आयु सीमा आपके पास में इतनी है, 21 वर्ष के पहले ही आपको सिलेक्ट होना है। अच्छा, इसमें होता क्या है, इसमें 3 चीजें होती हैं बच्चों। एक तो होती है, सबसे पहले आपकी होती है सामान्य प्रवेश परीक्षा, कॉमन एंट्रेंस, ये बोलते हैं बेटा इस कॉमन एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये बेटा इसमें आपके 10वीं क्लास के सब्जेक्ट आते हैं, जिसमें मैथ आता है, हिंदी आती है, इंग्लिश। सिलेबस आप देख लेना, मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं है क्या क्या आता है, बट मैंने कई पहले पढ़ाया है इसको, तो इसमें मैथ आती है, ये देखा मैंने, इसमें मैथ आती है। ओके, और इसमें बेटा शारीरिक परीक्षण होता है, इसमें शरीर को दौड़ाए वगैरह आपको जाता है, मेडिकल टेस्ट भी होता है, और आपकी शरीर की फिजिक परीक्षण भी होता है कि कितने बढ़िया हो आप जवान बनने लायक हो कि नहीं हो। सीना वगैरह आपका बढ़िया होना चाहिए, और लंबी कूद वगैरह करा के आपको देखा जाता है ना। अगला, कार्यभूमि का ग्राउंड सपोर्ट एंड अन्य तकनीकी कार्य। तो इसमें ग्राउंड सपोर्ट कराया जाता है, मतलब आपकी तैनाती की जाएगी सेंसिटिव एरिया में और नॉन सेंसिटिव एरिया में, है ना। जरूरी नहीं है कि आपको बिल्कुल पहली पोस्टिंग में कश्मीर में धर दें एकदम, वो ऐसा नहीं है, आपको अलग जगह भी रखते हैं, है ना। मतलब कुल मिला के कुछ ना कुछ काम आपसे लेते रहेंगे। और अन्य गैर तकनीकी कार्य, नॉन टेक्निकल, मतलब ये नहीं कि आपसे एरोप्लेन उड़वाएंगे,
नॉन टेक्निकल काम आपसे लिया जाएगा। सो दिस इज व्हाट, ये भारतीय सेना में सैनिक की जनरल ड्यूटी है। अगला, राज्य पुलिस कांस्टेबल। बेटा जो हमारे स्टेट में, जैसे हम लोग एमपी के हैं, तो एमपी में आपने देखा होगा पुलिस में कांस्टेबल हुआ करते हैं ना, कांस्टेबल, जिनके यहाँ पे ऐसी धारी रहती है, एक धारी, दो धारी, तीन धारी, कांस्टेबल, समझ गया ना। कांस्टेबल को हिंदी में क्या बोलते हैं? हवलदार। हवलदार। तो बेटा जो हवलदार होता है, जो सीटी बजा के चोर के पीछे भागता है ना, पिक्चरों में भी देखा होगा आपने, तो 10वीं पास उसको होना चाहिए। उम्र कितनी है बेटा? 18 से लेके 33 साल। देखो बहुत बड़ी उम्र है इसमें, आराम से आप 33 साल तक हवलदार बन सकते हैं। इसमें भी लिखित परीक्षा होती है बेटा, और पुलिस की नौकरी के बारे में मुझे पता है बेटा, हिंदी पूछी जाती है इसमें। गणित तो आएगी ही, ऐसा कोई पेपर नहीं है यहाँ पे जिसमें गणित नहीं पूछी जाएगी, गणित तो सब में आएगी। अब इसके बाद इसमें हिंदी आएगी। ओके, शारीरिक दक्षता मतलब कि शरीर का फिजिकल होगा, और साथ में इंटरव्यू भी होता है। इंटरव्यू भी होता है ना, कि आप पुलिस क्यों बनना चाहते हो, आप चोरों के साथ कैसे ट्रीट करोगे, ये सारे क्वेश्चन वो इंटरव्यू में लेंगे, पूछेंगे, जो भी करेंगे। कार्य भूमि का आपका काम क्या रहेगा? राज्य पुलिस में कांस्टेबल के रूप में सेवा। आप जो है कांस्टेबल के रूप में काम करेंगे स्टेट पुलिस में। स्टेट पुलिस में आप क्या काम करेंगे? कांस्टेबल के रूप में। और ये इसकी वेबसाइट है www.esb.mp.gov.in। देन अब बात करते हैं अगली, राज्य रेलवे भर्ती बोर्ड। भाई साहब देखिए, रेलवे भर्ती बोर्ड, आरआरबी, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, ये मतलब रेलवे की नौकरी है। और रेलवे की नौकरी में 10th पास होने के बाद जो आपको नौकरी मिलेगी बेटा, वो सबसे छोटी नौकरी है रेलवे की, उसे बोलते हैं ग्रुप डी की जॉब। कौन सी जॉब बोलते हैं बेटा? ग्रुप डी की। सबसे छोटी जॉब जो रेलवे की है बेटा, वो ग्रुप डी की है। आपने देखा होगा कई बार आप ट्रेन से जा रहे होते हैं, तो ट्रेन के किनारे आपको कई बार रेल की पटरियां सुधारते हुए कुछ लोग आपको नजर आते हैं, ऑरेंज कलर का कपड़ा पहने हुए। या देखे होंगे कि कुछ लोग, एक गाड़ी होती है खुली सी, वो उसमें बैठ करके वो पटरियों में चल रहे होते हैं, खुली सी गाड़ी में। बेटा ये जो लोग होते हैं इनको बोलते हैं ट्रैकमैन। क्या बोलते हैं? ट्रैकमैन। मतलब रेल की पटरियों की निगरानी करना, जिससे ट्रेन की कोई दुर्घटना ना हो। तो बेटा जो ट्रैकमैन होता है ना, जो हेल्पर होता है, जो ट्रैकमैन होता है, जो सामान ढो के लेके जाते हैं, है ना, तो बेटा ये लोग जो होते हैं ये इसी वाली परीक्षा से बनते हैं, ग्रुप डी की परीक्षा से। और इसमें रेलवे असिस्टेंट, ट्रैकमैन, तो इसकी उम्र है 18 से लेके 33 साल। इसमें कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, मतलब आपकी परीक्षा पूरी ऑनलाइन होगी, कंप्यूटर पे होगा। इसमें आपकी शारीरिक परीक्षा भी होगी, मतलब आपका फिजिकल टेस्ट भी होगा। और दस्तावेज का सत्यापन, मतलब आपके जो डॉक्यूमेंट होंगे, वो तो भाई सब में ही होना है, सब में ही होना। डॉक्यूमेंट तो आपके सब में ही देखे जाएंगे नौकरी लगने के पहले, मगर आपको ये काम, ये एग्जाम आपको देना पड़ेगा। बेटा इसमें भी मैथ आती है, मतलब ऐसा कोई पेपर नहीं है बच्चों मेरे जिसमें मैथ ना आती हो। बिना मैथ के कोई पेपर, ज्यादातर पेपर नहीं। हाँ आप कहेंगे सर वो डॉक्टरी की परीक्षा में तो मैथ नहीं आती है, बिल्कुल सही बात है, डॉक्टरी में मैथ नहीं आती है, मगर बेटा नीट में फिजिक्स तो आती है। फिजिक्स उससे बनेगी जिससे मैथ बनेगी, मैथ बनेगी तभी फिजिक्स बनेगी। तो ये हो गई बेटा 10th के बाद की जॉब ऑप्शंस। मतलब आप 10th के बाद डायरेक्ट यदि जॉब करना चाहते हो तो क्या क्या कर सकते हो। अब लास्ट बात आते हैं, जो सबसे पहली बात थी कि हम 10th के बाद सर क्या करेंगे। हम 10th के बाद सर 2 साल की ट्रेनिंग ले लेंगे, उसके बाद हम किसी कंपनी में जॉब करना चाहते हैं। बिल्कुल सही है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई 10th के बाद 2 साल की ट्रेनिंग, या 2 साल का जो ट्रेनिंग कोर्स होता है उसको क्या बोलते हैं। बेटा गवर्नमेंट ये कोर्सेज चलाती है, और इस कोर्सेज के लिए नाम है ITI, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, ITI। तो बेटा ITI में से आप जा करके ट्रेनिंग ले सकते हो। अब ट्रेनिंग किसकी लोगे और ट्रेनिंग कहां पर लोगे, ये दो बातें हैं, तो आइए देखते हैं। ये देखिए भाई साहब, ये व्यावसायिक प्रशिक्षण के इतने सारे विकल्प आपके सामने हो सकते हैं। अब जरूरी नहीं कि आपके जिले में सारे के सारे हों। अच्छा, इसमें से कुछ गवर्नमेंट कॉलेज कराते हैं, कुछ प्राइवेट कॉलेज कराते हैं ये कोर्सेस, और ये प्राइवेट कॉलेज भी कराते हैं, कुछ गवर्नमेंट कॉलेज कराते हैं, और हो सकता है कि कुछ कोर्सेस आपको बाहर से जाके लेना पड़े, मतलब बेंगलोर जाओ, पुणे जाओ, इस तरीके के आपको कुछ कोर्सेस कराते हैं। जो गवर्नमेंट ITI होते हैं ना, वो लिमिटेड नंबर कोर्सेस कराते हैं। जैसे क्या कराते हैं वो बनाते हैं इलेक्ट्रिकल ट्रेड। इलेक्ट्रिकल मतलब बेटा बिजली की फिटिंग वगैरह का काम। और क्या कराते हैं ITI वाले बेटा? डीजल मैकेनिक,
वो जो गाड़ियां वगैरह होती है ना, कार वगैरह, उनके मैकेनिक बनाते हैं। फिर क्या बनाते हैं बेटा, प्लम्बर, प्लम्बर बनाते हैं, नल वगैरह सुधारने का कोर्स, तो इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। तो आइए देखिए, मैं आपको कुछ ट्रेड बता रहा हूँ। ट्रेड मतलब ये व्यावसायिक कोर्स है इतने टाइप के। सबसे पहला इसमें ट्रेड में इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल। तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में इतने सारे ट्रेड आपके सामने दिख रहे हैं। देखो बेटा, प्लम्बर नल सुधारने वाला, सहायक फिटर लेवलिंग अलाइनमेंट बैलेंसिंग, इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन यानी कि बिजली के काम, फिटर मैकेनिकल असेंबली, स्मार्टफोन रिपेयर टेक्नीशियन। अब देखिए, अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज हो शायद, तो उसमें स्मार्टफोन बनाना सिखाया जाए, तो ये भी बेटा आपका कोर्स होगा। इस कोर्स का कोड है G25। मल्टी स्किल टेक्नीशियन मतलब कि इलेक्ट्रिकल के सारे काम। फिर फील्ड टेक्नीशियन, सीसीटीवी इंस्टॉलेशन, आजकल लोग सीसीटीवी लगवा रहे हैं, तो उसका भी इंस्टॉलेशन करना एक बड़ी बात होती है, उसके लिए भी यहाँ पे कोर्स चल रहा है। मैकेनिकल फिटर, इलेक्ट्रिक वाहन असेंबली, बेटा बहुत सारे कोर्सेस हैं, ये सारे के सारे कोर्सेस हैं। कोई कोर्स कहीं पर, कोई कोर्स कहीं पर उपलब्ध है। अब आते हैं डिलीवरी एंड लॉजिस्टिक, मतलब ये जो बड़े बड़े बिजनेस पार्क बनते हैं। लाइट व्हीकल ड्राइवर, ये देखो, एंड होम डिलीवरी बॉय, ये भी एक कोर्स है, ठीक है ना। और इसके बाद में स्वास्थ्य और देखभाल, ये देखिए स्वास्थ्य और देखभाल मतलब कि हेल्थ में, हेल्थ एंड वेलनेस, स्पा थेरेपिस्ट, सहायक सौंदर्य थेरेपिस्ट, दिव्यांग जन की देखभाल, नॉन क्लिनिकल, जनरल ड्यूटी असिस्टेंट, मातृ एवं नवजात देखभाल। बेटा ये कोर्सेस आप सर्च करिए, अगर यदि आपको करना है कि ये कोर्सेस क्या होते हैं, इनमें क्या मिलते हैं। देन इसके बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र के, ये देखिए, मल्टी स्किल टेक्नीशियन, फूड प्रोसेसिंग, सब्जी उगाने वाला, किसान, तो बेटा किसान का भी प्रशिक्षण होता है। डेयरी किसान यानी दूध वगैरह बनाने वाले जो डेयरी डेयरी होती है, उनके लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। ये 2 साल के कोर्सेस होते हैं, ठीक है। 2 साल के कोर्सेस हुआ करते हैं। अगला देखिए, निर्माण और इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टोन क्रैशर, बेटा जो क्रैशर होता है, स्टोन कटर, पत्थर को काटने के लिए प्रशिक्षण होता है। टाइलिंग मिस्त्री मतलब टाइल्स लगाने वाला, मैशन यानी पत्थर को जोड़ने वाला मिस्त्री। देन इसके बाद सहायक पेंटर, डेकोर, सहायक सर्वेक्षक, सहायक फॉल सीलिंग हेल्पर फैब्रिकेशन, सहायक बढ़ई लकड़ी का फर्नीचर, इंस्टॉलर, फ्रेम रहित कांच के दरवाजे खिड़कियां। देन इसके बाद आती है ग्राहक सेवा। तो ग्राहक सेवा भी एक करियर है आजकल, जैसे जीवन बीमा के एजेंट हो गए, रिटेल स्टोर ऑपरेशन असिस्टेंट, यानी कि जैसे आपने देखा होगा बड़े बड़े शॉपिंग मॉल होते हैं, उसमें अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव होते हैं जो आपको सामान बेचते हैं, तो उसका भी प्रशिक्षण होता है। और आप उसके बाद 1 साल या 2 साल का प्रशिक्षण के बाद आप डायरेक्टली उस कंपनी में काम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूटर, सेल्समैन, रिप्रेजेंटेटिव, रूम अटेंडेंट, फूड एंड बेवरेजेस सर्विसेज, G52 ये कोर्स के नाम दिए गए इनके। अन्य विकल्प क्या है, देखिए, होम कुक यानी घर में खाना बनाने वाला, मास्टर हैंड एम्ब्रॉयडर, हाथ से बुने हुए कपड़े बनाना, स्वनियोजित ई टेलर, एयरलाइन ग्राउंड सपोर्ट इक्विपमेंट ऑपरेटर, पैकेज डाइंग मशीन ऑपरेटर, बिना शस्त्र वाला सुरक्षा गार्ड, वेल्ट वेस्ट कल्टिवेटर एंड फायर नाइट फाइटर। तो बच्चों ये करियर आप जो है, इन सब की आप ट्रेनिंग ले सकते हैं, इनके व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जाते हैं। जितने मैंने कोर्स बताए हैं ना, इनकी सबकी ट्रेनिंग होती है। जैसे आपको 10th क्लास के बाद आपको ब्यूटी पार्लर खोलना है, तो बेटा ब्यूटिशियन का कोर्स होता है ना, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा होता है। क्या होता है, ब्यूटिशियन का डिप्लोमा होता है। जब आप उस डिप्लोमा को कर लेंगे, तब आप लीगलाइज हैं, यानी आप पात्र हैं उस काम को करने के, ठीक है ना। अच्छा चलिए, कुछ और चीजें यहाँ पे आ गई हैं, मैं भूल गया था बताने के लिए कि 10th क्लास के बाद जो है, 10th क्लास के बाद आप कौन कौन सी और परीक्षाएं दे सकते हैं डायरेक्टली नौकरी के लिए। तो ये देखिए, सीमा सुरक्षा बल BSF के लिए आप जा सकते हैं 10th क्लास के बाद, सीधे 10वीं के बाद आप BSF में नौकरी कर सकते हैं। देन इंडियन रेलवे की RPF की नौकरी, RPF की नौकरी जो RRB कराता है, वो भी आप कर सकते हैं 10th क्लास के बाद। जन ग्रामीण डाक सेवक, ये देखिए 10वीं में जो आपके रिजल्ट आते हैं उसके बेस पर, ये मैंने बच्चों को बताया भी और बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रामीण डाक सेवक GDS की नौकरी, ये बहुत अच्छी नौकरी है। GDS की नौकरी 10th क्लास की मार्क्स के आधार पे मिलती है। और इसके बाद है लोको पायलट, लोको पायलट ALP असिस्टेंट लोको पायलट RRB का होता है 10वीं क्लास के बेसिस पे। तो आप लोको पायलट भी अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ट्रेन चलाने का काम, ठीक है ना। तो ये चीजें जो है, आप जो है इन सब चीज को कर सकते हैं। चलिए नोट कर लीजिए।
तो बच्चों, मुझे लग रहा है कि आपको इतनी जानकारी मिली होगी और इस जानकारी से आप जरूर बहुत फायदा लेंगे। और मैं आपको एक बात वीडियो के अंत में और कह देना चाहूंगा कि आप बहुत एक्सप्लोर करिए। आप को एक वेबसाइट भी मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे यूनी लर्न करके एक गूगल में सर्च करिए, और गूगल में यूनी लर्न करने के बाद इस तरीके का एक पेज खुलेगा आपके पास। ये सामने देखिए यूनी लर्न की ये वेबसाइट है, और यूनी लर्न की वेबसाइट से आप अपने एक मन पसंदीदा करियर से हिंदी इंग्लिश दोनों में आप कर सकते हैं। ओके, जैसे ये देखिए मैंने हिंदी में से कर दिया है। तो हिंदी में कृषि एवं संबद्ध विज्ञान प्रबंधन, ठीक है ना। बहुत सारे करियर हैं, जैसे शिक्षा में जाना है, शासकीय सेवाओं में जाना है, तो देखिए अग्निवीर, आयकर निरीक्षक, आईएफएसआई अधिकारी। बेटा आपको इसमें जितनी नौकरियां होती हैं, इसमें कैसे आपको ये नौकरियां करनी है, सब कुछ आपको पता चल जाएगा इसमें, कि आपको क्या बनना है, कैसे बनना है। सीएसआईएफ अधिकारी, सशस्त्र सीमा बल अधिकारी, लोको पायलट, पूरा इसमें आपको जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने मान लीजिए मैंने लोको पायलट का करा, ये लोको पायलट। तो लोको पायलट में आपको क्या है, जब आपको व्यक्तिगत क्षमताएं क्या होनी चाहिए लोको पायलट में, जब आपको बाहर काम करना पसंद हो, आपको नेतृत्व करने में रुचि हो और स्पष्ट दिशा निर्देशों का पालन करें। और लोको पायलट का मतलब एक ट्रेन चालक होता है जो कि बड़े बड़े इंजन को चलाता है, ठीक ना, ब्रेक लगा करके वगैरह ट्रेन को रोकता है। ये देखिए बेटा, अब इसके लिए कैसे करना है, इसकी फीस क्या है ना, और आपको सारी चीजें इसमें पता चल जाएंगी। कहाँ से करें, कहाँ पर काम करेंगे। भारतीय रेलवे, इसका वेतन कितना है, इसकी आय देखिए 20,000 रुपए से लेके 60,000 रुपए प्रति माह तक हो सकती है, और ये इसमें दिया गया है कि इसकी सैलरी कितनी है। तो सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी इस वेबसाइट में। तो ये यूनिलर्न की वेबसाइट बहुत अच्छी है। अब अपने काम पे वापस आते हैं। देखिए मैंने आपको सारी चीजें बताई। अब देखिए व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाएं जो होती हैं, जो एमपी गवर्नमेंट चलाती है, एमपी गवर्नमेंट जो है बच्चों, वो आईटीआई के कुछ कॉलेजेस हैं। आईटीआई के कॉलेजेस में गवर्नमेंट के द्वारा 2 साल का व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाता है, ट्रेनिंग कराई जाती है। तो व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं की कोर्स सूची तक पहुंचने के चरण, सबसे पहले आपको जाना क्या है, एमपी आईटीआई की काउंसलिंग में आप टाइप करें, और इंपोर्टेड लिंक में से इंस्टीट्यूट ट्रेड लिस्ट आप चुनें, ठीक है ना, और वहां पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। देखिए आईटीआई में क्या क्या कोर्स होते हैं, डिजिटल फोटोग्राफर, हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर, ड्राफ्टमैन, आर्किटेक्चरल असिस्टेंट, अन्य भी हैं, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, नॉन लीनियर वीडियो एडिटिंग, 2D एनिमेशन। तो इन कोर्सेज की आपको जानकारी दी जाती है, ठीक है ना। अब देखिए ये चरण है, आपको कैसे प्रगति करते हैं आप इन्हें कक्षा 10वीं कर ली, 10वीं के बाद आपने आईटीआई कर लिया, आईटीआई में मान लिया आपने इलेक्ट्रिकल से कर लिया, ओके, इलेक्ट्रिकल से कोर्स कंप्लीट हो गया आपका। इलेक्ट्रिकल से कंप्लीट होने के बाद आपको मल्टी स्किल तकनीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में आप काम करेंगे वहीं, है ना, और किसी संस्था में आप काम करेंगे मल्टी स्किल टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल के रूप में। 2 साल का अनुभव ले लेंगे आप, 2 साल का अनुभव, और पॉलिटेक्निक या अन्य किसी संस्थान से इलेक्ट्रिकल मैनेजमेंट में एडवांस डिप्लोमा। ये एक एडवांस डिप्लोमा, जब आपका ये वाला डिप्लोमा हो जाएगा आईटीआई का, उसके बाद में 2 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप एक एडवांस डिप्लोमा भी होता है, और उसको लेने के बाद आप सीनियर इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन या सुपरवाइजर के रूप में किसी भी कंपनी में, या समय समय पर गवर्नमेंट के द्वारा आईटीआई के लिए पोस्ट निकाली जाती है सुपरवाइजर की, तो आप उसको भर के, जैसे बिजली विभाग है, बिजली विभाग में भी इलेक्ट्रिक आईटीआई के थ्रू नौकरियां निकाली जाती हैं, आप उन नौकरियों को अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें आप फिर पेपर में तक फॉर्म भर के उन नौकरियों में जा सकते हैं। तो पहला वीडियो था आज का ये हमारा, इसमें हमने आपको डिटेल जानकारी दी है। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी, तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इस तरीके का सेकेंड वीडियो में मैं लेकर के आऊँगा, इसमें 10th क्लास की जानकारी हमने दे दी है थोड़ी बहुत, और आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए आपको और कौन सी जानकारी चाहिए, तो हम इसको और बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।